कोरी कवि और कालू कवि की शादी को हुए एक लंबा अरसा बीत गया था, परंतु उनके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं थी। शादी के शुरू में तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी से बहुत प्यार करता था, तरह तरह के मीठे फल लाता था, परंतु अब उसे नफरत हो गई थी। उसे अब संतान चाहिए थी। वो रोजाना गोरी कवि को बांझ होने के ताने दिया करता था। जाने क्या क्या आशाएं थी मेरे मन में। मेरा भरा हुआ परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरे घर से भी काय काय की आवाज आएगी, परंतु मुझे क्या पता कि मैं एक बांझ कौवे को भी आके ला रहा हूँ। कालू, संतान का होना ना होना इसमें मेरा क्या दोष है? अगर ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में संतान रखी होगी तो हमें जरूर मिल जाएगी, और मुझे इस बात में पक्का यकीन है ऊपर वाला एक ना एक दिन हमें संतान जरूर देगा। बस बस, मैं थक गया हूँ तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। जाओ, आज से अपना भोजन खुद ही लाना। मैं इस बांझ कवि को खिला खिला के थक गया हूँ, इसका पेट तो भरता ही नहीं है। पति जी, क्या आप सिर्फ मेरे लिए भोजन लाते हो और कोई जंगल का पक्षी अपनी पत्नी के लिए भोजन नहीं लाता क्या? हर पति ही अपनी पत्नी का भोजन लाता है। आप मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करते। तुम्हें जो कहा है सो वही कहा है। मेरी बात मानो और यहाँ से दफा हो जाओ। अपना दाना भोजन शाम में लेकर आना। कोरी कवि के सीने पर बातें तो खंजर की तरह चल रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका पति कालू कौवा इतनी नफरत करता है। वो अपने भरे हुए दिल के साथ वहाँ से जाने ही वाली थी कि वहाँ पर कालू कौवे का मामा जी आ जाता है। आइए आइए मामा जी, क्या काम था? बिना बताए ही आप आ गए। कालू, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जरा बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई अंडा आया है? कोई संतान की खुशी? मामा जी, मैं भी अभी यही रोना रो रहा था। ये कवि, इसको तो बस खाने से फुर्सत ही नहीं है। इसको संतान नहीं चाहिए, बस खाने पीने के लिए अच्छा भोजन चाहिए। कालू, झूठ तो मत बोलो। मैंने ऐसा कब कहा है? खाना पीना तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये तो हर कवि की इच्छा होती है कि शादी के बाद उसकी संतान हो, वो भी माँ बने, अपने बच्चों का ख्याल करे, भोजन लाकर खिलाया करे। मेरे प्यारे भांजे, अब तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे पड़ोस में एक कवि रहती है, बहुत सुंदर है, उम्र की भी बड़ी नहीं है, जवान है। उसे एक अच्छा कमाने वाला कौवा चाहिए। मैंने वहाँ पर तुम्हारी बात शुरू कर दी है। मामा जी, ये तो बहुत अच्छा किया है आपने। मामा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पे सातन लाने का सोच रहे हैं। कोरी, अब तुम बांझ हो, हम बांझ कवि से कब तक उम्मीद लगाए बैठे? मेरा एक ही तो भांजा है, मैं कल को मर जाऊंगा, मैं इसकी संतान ना देख पाऊं। तुम क्या चाहती हो? मामा जी, आप इसकी बातों को छोड़ दे, मैं राजी हूँ, मैं कल आऊँगा, मेरी शादी की बात पक्की कर दो। ये बातें तो अब कोरी कवि की बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। वो दुखी दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। कालू, मैंने तुम्हारी बात वहाँ पर पक्की कर दी है। वो कवि भी राजी है तुमसे शादी करने में। मैंने शादी की तारीख सुबह ही रख दी है। तुम कल आ जाना अपनी शादी का लाल रंग का पगड़ी पहनकर, और साथ में हार पहनना फूलों का। मामा जी, मैं सुबह ही सुबह आ जाऊंगा और उस सुंदर पत्नी को घर ले आऊंगा। कोरी कवि नदी के पास जाती है। वहाँ बैठी रो रही थी। मम्मा चिड़िया उसको देख लेती है। क्या बात है गोरी बहन, आप क्यों परेशान हो और रो भी रही हो? चिड़िया, संतान का होना ना होना इसमें मेरा क्या दोष है? हम पक्षी क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले ने मुझे अंडा नहीं दिया तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरा पति कालू पहले तो रोज रोज ताने दिया करता था, मुझे बांझ कवि बुलाता था, परंतु आज तो उसने हद ही कर दी है। मेरा भोजन नहीं लाया और वो दूसरी शादी कर रहा है। उसका मामा जी उसके लिए नई कवि लेकर आया है।
गौरी बहन, अगर संतान ना हो तो हम मम्मा पक्षियों को ऐसे ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। उसका मनहूस बुढ़ा मामा जी मेरे पे सौतन ला रहा है, उसकी दूसरी शादी कर रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी चिड़िया। गौरी, मुझे भी पहले इसी बात का ही डर था। अगर कालू ने हाँ कर दी है शादी की, अब तो वो शादी करके ही रहेगा। उस बेशरम कौवे ने तो मेरी शर्म भी नहीं की, मेरे सामने ही हाँ कर दी है शादी की। गौरी बहन, रोने या ना रोने से अब कुछ नहीं बनेगा। अब तुम्हें सब्र करना होगा। ये लो, ये अमरूद खा लो, तुम भूखी होगी। मुझे तोता देकर गया है ये अमरूद, बहुत मीठे। फिर शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया और गौरी कवि अपने घर आ जाती हैं। गौरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे। गौरी, वो मेरी लाल रंग की पगड़ी कहाँ है जो मैंने शादी पे पहनी थी? वो उधर सामने रखी है। और मेरा फूलों का हार कहाँ है? वो अलमारी में रखा है। कालू, जब आपने मुझसे शादी की थी तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे हमेशा प्यार करेंगे। तो अब आपको क्या हो गया है? गौरी, मेरी पत्नी, मैं तुम्हें छोड़ कब रहा हूँ? मैं तो अपने मामा जी के कहने पे शादी कर रहा हूँ। मेरी संतान हो जाएगी। अगर तुम बाज ना होती, तुमसे संतान मिल जाती, तो मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करता। कालू, आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं था। आप भला कैसे मेरे पास रह सकते थे? आपको दूसरी पत्नी चाहिए थी। संतान का तो एक बहाना है। जितनी संतान की इच्छा आपकी है, मेरी भी उतनी ही है। मैं जानती हूँ संतान के बिना रहना बहुत मुश्किल है। आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते, ऊपर वाला हम पे तरस खाकर हमें एक अंडा दे देता। परंतु कालू कवि पर तो शादी का बोझ सवार था। वो हर समय ही दूल्हा बनने के बारे में सोच रहा था। वो दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। बेचारी गौरी कवि खिड़की पर बैठकर सारी रात रोती रहती है। सुबह हो जाती है। कालू सुबह ही सुबह उठ जाता है। वो अपनी लाल रंग की पगड़ी और फूलों की माला पहन लेता है। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं उस सुंदर कवि को पसंद तो आ जाऊंगा ना? पति जी, मुझे तो अपनी शादी का दिन याद आ रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। आप मुझे छोड़ सकते हैं। अरे तुम फिक्र मत करो, शाम को तुम्हें विश्वास आ जाएगा जब मैं अपने साथ पिंकी को लेकर आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो तो कुछ ज्यादा तेज उड़ रहा था। उसे तो कुछ ज्यादा ही शौक था दूसरी शादी का। कालू भांजे, तुम तो सुबह ही सुबह आ गए हो। मामा जी, मैंने सोचा कहीं मुझे देर ना हो जाए, मैं जल्दी चला जाऊं। मैं तो रात को तैयार होके सोया था। तो फिर चलो, मैंने पिंकी को भी कल बता दिया था कि सुबह शादी है, वो भी तैयार ही होगी। फिर कालू और उसका मामा जी उस पिंकी कौवे के घर चले जाते हैं। पिंकी जी, मेरा नाम कालू है। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। बताया तो होगा मेरे मामा जी ने मेरे बारे में। कालू, खाने में मुझे मकई का भुट्टा और साथ में मिठाई बहुत पसंद है। पिंकी जी, मैं तो आपके लिए तरह तरह के भोजन लाया करूँगा। भांजे जी, अगर वो बुढ़ी कवि ठीक से रहे तो रहने देना, ज्यादा लड़ाई करे तो उसको घर से निकाल देना। और हाँ, उसको बता देना कि वो अपना भोजन खुद ही लाए। मामा जी, आप चिंता ना करे, मैं उस बुढ़ी कवि के पास नहीं जाऊंगा। पिंकी के होते हुए मुझे उसकी क्या जरूरत है? अगर कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बोलेगी, दो लगा के उसको घर से निकाल दूंगा। फिर कबूतर और चिड़िया गौरी कवि के घर जाते हैं। गौरी बहन, मैंने आज ही देखा है तुम्हारा पति कालू सेरा बांधे जा रहा था, बड़ा सज धज के। कबूतर, मेरा पति शादी करने गया है। मैं क्या करूं? मैं तो लुट गई हूँ, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। मर जाए उसका बुढ़ा मामा जिसने उसकी दूसरी शादी करवाई। गौरी बहन, मैं यही तो समझाने आई हूँ आपको। अब काम गुस्से से नहीं चलेगा, बल्कि चुप रहने से चलेगा। अगर आप कुछ भी बोलोगी तो वो आप पे गुस्सा करेगा। वो आपको घर से भी निकाल सकता है।
इस उम्र में कहाँ जाओगी? ये पापा पक्षी बहुत बेवफा होते हैं। ये दूसरी शादी बहुत शौक से करते हैं। पापा पक्षियों को तो पहली वाली पत्नी बोझ लगती है। मैं समझती हूँ चिड़िया कि तुम क्या कहना चाहती हो। जिंदगी भी तो गुजारनी है। मैं भी तो जीता जागता पक्षी हूँ। मुझे भी कोई बात बुरी लग सकती है। वो अब क्या करेगा मेरे साथ? वो पत्नी लेकर आएगा अपनी। हाय मेरा क्या बनेगा? वो सभी घर में बैठे हुए थे कि कालू कौवा अपनी पत्नी पिंकी को लेकर आ जाता है। अच्छा हुआ चिड़िया और कबूतर तुम दोनों यहीं पे हो। मेरी सुंदर पत्नी देखो और मेरी शादी की खुशी में मिठाई खाओ। कालू तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुमने संतान के लिए शादी की है। ऐसा लगता है कि तुम्हें शौक था शादी करने का, बुढ़े होके सर पे सेहरा बांधने का, फूलों की माला पहनने का। कालू भैया हमें नहीं चाहिए आपकी कोई भी मिठाई। अपने पास रखिए, अपनी इस पिंकी को खिलाइए। कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पिंकी जी आप क्या खाओगी? भोजन लाऊं आपके लिए? क्या तुम सौतन हो मेरी? पहले तो मैं बहुत गुस्से वाली थी, परंतु अब मैं मान गई हूँ। जो किस्मत में लिखा था वो मुझे मिल गया है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी, आपकी हर बात मानूंगी। परंतु कालू जी मुझे घर से मत निकालना। मेरी बूढ़ी माँ मुझे देख के तो मर जाएगी। वो जीते जी मर जाएगी। इधर मुझे जितनी तकलीफ होगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर खुदा के लिए मुझे घर से मत निकालना। तो फिर जाओ अपनी सौतन के लिए भोजन लेकर आओ। फिर कोरी कवि भोजन लेने चली जाती है। कोरी कवि टूटे हुए दिल के साथ उड़ी जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो नदी के पास बैठ जाती है और वहाँ रोने लग जाती है। कबूतर जो पास वाले पेड़ पे बैठा हुआ था वो कोरी कवि के पास आ जाता है। कोरी अब चुप कर जाओ। 1-2 दिन की बात होती तो रो लेती, परंतु ये तो उम्र भर का रोग है। ये कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम्हें ही समझना होगा। कबूतर मुझे तो दुख इस बात का है कि कालू अब मुझसे नफरत करता है। मुझे अजीब अजीब नामों से पुकारता है, मेरी इंसल्ट करता है। वो हमारा प्यार भूल गया है। उसे मेरा प्यार याद नहीं है। कबूतर के पास एक मकई का भुट्टा था। वो मकई का भुट्टा गोरी कवि को दे देता है। कबूतर भैया मुझे माफ कर देना। मैंने कई बार तुम लोगों की बेइज्जती की है, परंतु मेरा पति छोड़ गया। तुम पक्षियों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप सारी बातें छोड़े और ये मकई के दाने खा लें। फिर गोरी वो भुट्टा खा लेती है। अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने पति और अपनी सौतन जी के लिए भोजन की खोज भी करनी है। गोरी जैसे ही उड़ने लगती है उसको चक्कर सा आ जाता है। उसका जी मचलाने लगता है। वो वहीं पर फिर से बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। कबूतर भैया क्या हुआ है गोरी को? मेरे पास कुछ मकई के दाने थे, वो मैंने गोरी को दिए। वो मकई के दाने खाने के बाद मुझे चक्कर सा आ गया। मेरा जी मतलाने लग गया और मैं बैठ गई। गोरी बहन बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपको अंडा होने वाला है। जब मैं भी पहली बार माँ बनी थी तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। ये सुनकर तो गोरी कवि की खुशी से चीख निकल जाती है। चिड़िया क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? क्या सच में मेरा अंडा आने वाला है? देखा गोरी बहन, ऊपर वाले ने तुम्हें कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं ना कहती थी कि एक ना एक दिन तुम माँ जरूर बनोगी। अब जल्दी से घर जाओ। कालू भैया को बताओ, वो तुम्हारा भी अब बहुत ध्यान रखेगा। तुम्हें भी बहुत प्यार देगा। चिड़िया जब कालू मुझे बांझ कहता था तो मेरा मन करता था कि मैं दरिया में कूदकर अपनी जान दे दूं, परंतु ऊपर वाले ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। फिर शाम हो जाती है। गोरी कवि और मम्मा चिड़िया अपने घर आ जाती हैं। पिंकी कवि और कालू कौवा एक ही घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ पर गोरी कवि आ जाती है।
कालू, आपको पता है कि आज ऊपर वाले ने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम्हारी कौन सी लॉटरी लग गई है कि तुम इतनी ज्यादा खुश हो रही हो? सारे घर में शोर मचा के रखा हुआ है। कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे आज ही पता चला है कि मेरी घोंसले में एक छोटा सुंदर सा अंडा आने वाला है। गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? कहीं मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही? तो और क्या कालू जी, मैं सच बोल रही हूँ। हमारा अंडा आने वाला है। पिंकी कवि को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। अच्छा ठीक है, माँ बनने वाली हो तो कौन सा नया कारनामा है? हर कवि माँ बनती है। मेरे सर में दर्द है, यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे सोने दो। फिर रात हो जाती है। गौरी कवि सो जाती है। कालू कौवा भी नींद में होता है, परंतु पिंकी कवि को सारी रात नींद नहीं आती। सुबह हो जाती है। गौरी से कालू कौवा कहता है, गौरी, आज तुम भोजन लेने नहीं जाओगी। आज तुम्हारा भोजन मैं ले आऊंगा। कोई अच्छा और मीठा फल लाऊंगा। पति जी, आप मेरा भोजन लाएंगे या फिर इस गौरी कवि का? पिंकी, ये अब माँ बनने वाली है। ये ज्यादा उड़ नहीं सकती। इसके पेट में तो अंडा है। कालू जी, आप मेरी चिंता मत करें। मेरा भोजन चिड़िया दे जाएगी। फिर पिंकी और कालू अपना भोजन लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधा नदी पर जाते हैं। कबूतर और चिड़िया भी नदी पर बैठे हुए थे। कवि भैया, बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं। गौरी कवि को तो अंडा हो गया है। अंडा गौरी को होने वाला है? बधाई हमें किस चीज की दे रही हो? जाओ और उस गौरी को बधाई दो। हमारा सुबह से दिमाग खराब किया हुआ है। हर पक्षी बधाई हो, बधाई हो। गद्दी बदतमीज कवि, जरा तमीज नहीं है। हम लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और हम गौरी कवि की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं। कालू कौवा तो चुप करके सबका मुंह तके जा रहा था। पिंकी बहन, आपको भी तो कालू भैया ने संतान के लिए रखा हुआ है। आपने अभी तक क्यों खुशखबरी नहीं सुनाई? जल्दी से आप भी कोई खुशखबरी सुना दें, फिर हम भी आपको बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो। चलो कालू, मुझे नहीं बैठना इन गंदे पक्षियों के पास। चलो हम कहीं और जाकर बैठते हैं। फिर पिंकी कालू को वहाँ से लेकर चली जाती है। गौरी बहन, ये लो तुम्हारा भोजन, और तुम भोजन की चिंता मत करना। कभी मैं लाया करूँगी तो कभी कबूतर तुम्हारे लिए भोजन लाया करेगा। चिड़िया और कबूतर, तुम दोनों कितने अच्छे हो। मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे भी कुछ न कुछ करना होगा। माँ बनने का नाटक करना होगा। वो कालू तो अपनी गौरी पर ही फिदा हो रहा है। वो तो मुझे भूल भी सकता है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं भी माँ बनने का नाटक करती हूँ, फिर वो मेरा भी बहुत ख्याल रखेगा। कौवा, जो कि थोड़ी दूर भोजन लेने गया हुआ था, वो वहाँ पर आ जाता है। फिर पिंकी अपने पति कालू से कहती है, पति जी, सुबह से मेरा जी मचला रहा है। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मेरी माँ जी कहती थी, जब ऐसा होने लगे तो बेटा समझ जाना कि कोई खुशखबरी है। क्या मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को? कालू जी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अब समझे या फिर अब भी नहीं समझे तुम मेरी बात को? क्या सच में पिंकी, तुम सच बोल रही हो? तो और क्या, मेरी शक्ल आपको झूठी लगती है क्या? पिंकी, अब तो मेरे घर में दो बच्चे, मेरी दोनों पत्नियां मम्मा बनने वाली है। मेरे घोंसले से काएं काएं की आवाज हर समय आएगी। चलो अब घर चलते हैं। फिर दोनों घर चले जाते हैं। अच्छा हुआ चिड़िया, तुम भी यहाँ बैठी हो। पता है, अब पिंकी भी माँ बनने वाली है। क्या पिंकी, जब आप नदी पर बैठी हुई थी तब तो आपने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। चिड़िया, मुझे भी अभी अभी ही पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो फिर पिंकी, बधाई हो, बधाई हो। कालू भैया, आपको भी बधाई हो। पिंकी जी, फिर आज से हम दोनों बहनें बन के रहेंगी। अपने बच्चों की अच्छे से रक्षा करेंगी। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी कवि एक सुंदर सा अंडा दे देती है, जिसे देखकर कालू कौवा खुशी से पागल ही हुआ जा रहा था।
गौरी, अब मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। ये सुंदर अंडा मेरा है, इसमें बच्चा मेरा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कालू, अब बहुत जल्द हमारा बच्चा बाहर आ जाएगा। वो हमारे घोंसले में बैठेगा और बातें करेगा। अब तक तो पिंकी कवि का नाटक अच्छा जा रहा था, परंतु अब उसे पता चल जाता है कि मेरा नाटक खत्म होने वाला है। मैं अंडा कैसे दूंगी? इससे पहले कि पिंकी कुछ बोलती, कालू कौवा ही बोल पड़ता है। पिंकी, तुम्हारा अंडा नहीं हुआ, तुम अंडा कब दोगी? कितना अच्छा होगा कि एक ही दिन अंडे बाहर आते और एक ही दिन बच्चे निकलते। कालू, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और भूख भी बहुत तेज लगी है। मैं जाता हूँ और तुम दोनों के लिए अच्छा सा भोजन लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पिंकी, बुरा मत मनाना, मुझे नहीं लगता कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारा पेट तो जरा भी नहीं फूला, कहीं भी अंडे की जगह नजर नहीं आती। तुम अब तक झूठ बोलती आई हो, मेरे पति को धोखा देती आई हो। ये सुनकर तो पिंकी की जान निकल जाती है। नहीं, मेरा अंडा भी आने वाला है। कुछ ही दिनों में मेरा अंडा भी आ जाएगा, देख लेना फिर। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। सौतन जी, तुम तो वाकई में डर गई। फिर कालू नदी के पास बैठा चिड़िया से बातें कर रहा था। चिड़िया, मुझे पिंकी की समझ नहीं आती, बस दिन रात खाती रहती है। ये अंडा क्यों नहीं दे रही? कहीं से भी नहीं लगती कि ये अंडा देने वाली है। गौरी ने तो सुंदर सा अंडा दे दिया है, मेरा दिल खुश कर दिया है गौरी ने। कालू भैया, सच पूछो तो मुझे तुम्हारी दूसरी पत्नी झूठी लगती है। वो झूठ बोल रही है, वो माँ नहीं बनने वाली, वो सिर्फ नाटक कर रही है। वो केवल इसलिए झूठ बोल रही है कि कहीं तुम उसे छोड़कर गौरी और उसके अंडे से ना प्यार करने लग जाओ। चिड़िया, मैंने दूसरी शादी करके अपनी गौरी पत्नी पे बहुत जुल्म किया है। उसको भोजन भी नहीं ला कर देता था। उसने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। सच पूछो तो मैं बहुत पछता रहा हूँ दूसरी शादी करके। कवि भैया, अब तो जो होना था हो चुका है। अब तो दोनों पत्नी के साथ ही आपको निभाना है। बस चिड़िया, अब मुझे खोज लगानी है। मुझे पता करना है कि वाकई में वो माँ बनने वाली है या फिर झूठ बोल रही है। कवि भैया, आप शांत हो जाएं। शाम तक मैं सच आपके सामने लेकर आऊंगी कि वो माँ बनने वाली है या फिर नाटक कर रही है। आपने भोजन ले लिया है या फिर अभी लेने जाना है? चिड़िया, और तो कुछ नहीं, बस ये कुछ चावल के दाने मिले हैं, मैं यही घर लेकर जा रहा हूँ। कालू भैया, भोजन की चिंता तो नहीं है, चलो मैं अभी आपके साथ आपके घर चलती हूँ। फिर चिड़िया और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। कालू भोजन लाए हो या नहीं? मैं तो भूख से मरने वाली हूँ। लाओ, इधर दो मुझे चावल के दाने। पिंकी बहन, अंडा होने वाला है ना, तो इन दिनों भूख कुछ ज्यादा लगती है। चिड़िया, आज मैं सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रही हूँ। मैंने बहुत गर्म किया है अपने अंडे को। गौरी बहन, ऐसे अंडे पर बैठी रहोगी तो बच्चा बहुत जल्द निकल आएगा। पिंकी, आप हमारे साथ चलो। कालू कह रहा है कि हमने तुम्हारा चेकअप करवाना है किसी अच्छे डॉक्टर से। कहाँ चलना है मैंने तुम लोगों के साथ? चील दी के पास चलना है। वो तुम्हारा चेकअप करेगी कि अंडा ठीक भी है कि नहीं, अंडा कब तक बाहर आएगा। गौरी कवि तो समझ जाती है कि चिड़िया ऐसी बातें क्यों कर रही है। हाँ चिड़िया, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चील दी तो देख के बता देती है कि नॉर्मल डिलीवरी है या फिर ऑपरेशन होगा। अंडा कब बाहर आएगा, अंडे का बता देती है। क्या पता अंडा पेट में ही खराब हो गया हो, कई भी सिचुएशन हो सकती है। हमें पिंकी का चेकअप करवाना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर तो पिंकी जान जाती है कि आज उसका झूठ पकड़ा ही जाएगा। फिर कालू कौवा भी उसे कहता है, चलो पिंकी, हमने जल्दी जाना है, फिर शाम में वापस भी आना है। मैं गौरी को ज्यादा देर घर में अकेला नहीं छोड़ सकता। पिंकी बहन, आप क्यों खामोश हैं? आप क्यों नहीं बोल रही हैं? कुछ तो बोले। बस इतना ही चिड़िया का कहना था कि पिंकी तो फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ पिंकी बहन? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आप रोने लग जाओ।
फिर सभी पिंकी से रोने की वजह पूछते हैं। कालू कालू, मैं तो इसीलिए झूठ बोल रही थी कि कहीं आप मुझसे ज्यादा गौरी को प्यार ना करने लग जाओ। मैं माँ नहीं बनने वाली, मैंने सिर्फ नाटक किया था। कालू, आज मैं तुझे बहुत सारे सच बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी मुझसे दूसरी शादी थी तो मेरी भी तुमसे दूसरी शादी थी। मेरे पति ने मुझे इसलिए छोड़ दिया था कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। कालू, अब मैं तुम्हारा और गौरी जी का भोजन लाया करूँगी, तुम लोगों की खिदमत किया करूँगी। बस प्लीज मुझे घर से और अपनी जिंदगी से ना निकालना। मुझे सारे काम करने आते हैं, बस वो तो कालू जी के इतने प्यार और मोहब्बत ने मुझे बिगाड़ के रखा हुआ था। कालू भैया, ये सब तुम्हारे मामा का किया धरा है। तुम्हारा मामा तो सब कुछ जानता था ना, उसने जान के फंसाया है आपको। इसमें पिंकी का कोई दोष नहीं है। आप पिंकी से कुछ मत कहिएगा। 2 दाने और 1 छत, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेगी पिंकी आपसे। फिर इस तरह कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं अपने मामा जी की असलियत को जानकर। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी कवि के अंडे से प्यारा सा बच्चा निकल आता है। वो तो उनका बेटा पैदा होता है। बेटे का नाम वो जग्गू कवा रखते हैं। उस जग्गू कवे से सब प्यार करते हैं। पिंकी भी अपने पति कालू और अपनी सौतन गौरी के साथ बहुत खुश रहती है। उस बच्चे को अपना बच्चा समझती। टूनी नाम की एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। टूनी चिड़िया के लिए उसके बच्चे ही उनकी सारी दुनिया थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती थी। टुनटुनी नाम की चिड़िया टूनी की खास दोस्त थी। एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, सुनहरी और गोलू, आजकल तुम दोनों की शरारतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुम दोनों ने अपनी शरारतें कम नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारे टीचर से शिकायत कर दूंगी। माँ प्लीज ऐसा ना करो, हम आज के बाद सच्ची में शरारत नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम भी आज के बाद कोई शरारत नहीं करेंगे। ये हुई ना बात, चलो अब मैं काम पर चलती हूँ। पर माँ, बाहर तो बहुत बरसात हो रही है, आज आप काम पर नहीं जाएं तो क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है बेटा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया है उसे चुकाने के लिए मुझे काम करना होगा। माँ आप अपना ध्यान रखना। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। पर जैसे ही टूनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है कि बरसात और भी ज्यादा तेज हो जाती है और उस बरसात के पानी में बहुत सारी चीजें सभी बच्चों की बहती हुई जा रही थी। चिड़िया ये सब देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बरसात कैसे हो गई? मैं तो इतनी ऊंचाई पर सुरक्षित हूँ, पर ना जाने मेरे बच्चे कैसे होंगे। यूं टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी। उधर दूसरी तरफ घर पर सुनहरी और गोलू डर कर कोने में बैठे रो रहे थे। गोलू भैया, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है, हम इस बरसात में कहीं बह ना जाएं। क्या ऐसे मत कहो दीदी, हमें ना किसी हाल में यहाँ से निकलना होगा। अरे 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 दीदी दीदी, देखो देखो, अपना तो घोंसला भी गिर रहा है। दीदी जल्दी चलो, हम ऊंची टहनी पर बैठे हैं। सुनहरी और गोलू अपने घोंसले से निकलकर पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर बहुत डर रहे थे कि ठीक उसी समय टुनटुनी चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आ रही थी। अरे ये क्या, ये तो टूनी के बच्चे हैं जो बरसात में भीग रहे हैं। अरे अरे अरे, चलो चलो जल्दी से इनकी मदद करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस पेड़ पर जाकर बैठी। अरे टुनटुनी मौसी, हमें लग रहा था कि हम इस बरसात में बह जाएंगे, पर आप हमारी मदद करने आ गई। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें दूसरी पहाड़ी पर लेकर चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और पहाड़ी पर ले गई, जहाँ टूनी चिड़िया भी बैठी हुई थी। टुनटुनी, मैं कब से अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी और सोच कर बहुत चिंता कर रही थी, पर तुमने सही समय पर भगवान की तरह आकर मेरे बच्चों की जान बचाई। अरे मेरी टूनी बहन, दोस्तों में भला धन्यवाद किस लिए? दोस्ती में तो कोई धन्यवाद की जगह ही नहीं होती है। फिर वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक पेड़ की टहनी टूटकर टुनटुनी चिड़िया पर गिरी और बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहीं पर मर गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो टुनटुनी, टुनटुनी आंखें खोलो ना। इधर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया की आंखें खोलकर देखा तो
तो टूनी चिड़िया ने खुद को बिस्तर पर पाया। तब उसकी समझ में आया कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। अरे ये क्या, कि तो मैं सपना देख रही थी और मैं तो सच समझकर कितना डर गई थी। मुझे जल्दी टुनटुनी चिड़िया को बताना होगा। सवेरा होते ही टूनी चिड़िया तुरंत टुनटुनी से मिलने उसके घर गई। टूनी, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, दरअसल मैंने एक बुरा सपना देखा। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। अरे हंस क्यों रही हो? तुम अब नाटक देखना बंद करोगी तब ना, वरना तुम ऐसे ही नाटक देखोगी तो तुम्हें रोज ऐसे ही सपने आते रहेंगे। अच्छा चलो, अब जंगल चलकर लकड़ियाँ भी लाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। और सुनो कि मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बच्चों को भी अपने साथ ले चलें। वे टुनटुनी और टूनी चिड़िया जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए एक ही साथ वहाँ से निकल जाते हैं। सभी शाम के समय घर वापस लौट ही रहे थे कि अचानक रास्ते में धुआंधार बरसात शुरू हो गई। अरे ये क्या, इस समय बरसात क्यों हो रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। टूनी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पास में ही हरी तोती रहती हैं। हम अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर अपने घर जाएंगे और देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं। टुनटुनी चिड़िया टूनी के बच्चों को हरी तोती के घर पर जाकर छोड़ देती है और अपने घर जाने के लिए बरसात में निकल देती है। कि वो घर जाने के बाद देखती है कि बरसात के पानी में कई पक्षी बह जा रहे थे। देखो देखो टुनटुनी, अपने दोस्त बह रहे हैं। चलो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल। फिर उन दोनों ने मिलकर कई पक्षियों को बहने से बचा लिया। तभी वहाँ पर हरी तोती का घोंसला भी टूटकर पानी में बहने लगा। टूनी, तुम्हारे बच्चे। टूनी देखो, तुम्हारे बच्चे, जल्दी चलो। टूनी, तुम्हारे बच्चे पानी में बह रहे हैं। तुम चलो जल्दी से गोलू को बचाओ और मैं जाकर सुनहरी को बचाती हूँ। उन दोनों ने बच्चों को बहने से बचा लिया। टुनटुनी, अगर सच में आज नहीं आ होती तो ना जाने मेरे बच्चों के साथ क्या होता। अरे बहन, फिर कर दी ना वही वाली बात। कहा ना कि दोस्त दोस्तों के बीच ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हम दोनों दोस्त पक्के दोस्त हैं और हमेशा ही पक्के रहेंगे। फिर वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि सच में पेड़ की टहनी टूटकर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और सच में इस बार टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। इस बार टूनी चिड़िया और उसके बच्चों को इस बात का बहुत दुख हुआ और बेचारी टूनी अकेली रह गई। टुनटुनी, तूने सच में बहुत अच्छी दोस्ती निभाई और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल तेरे जैसा पक्षी बनाऊंगी। यह कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घर ले आई और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वह अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वह खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी रखा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन कड़कनाथ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सर जी, पानी पीजिए आप। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा ब्याज कब देगी? कड़कनाथ सेठ जी, अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ब्याज के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी गिन लीजिए, पूरे पैसे है ना? ब्याज पूरा भी है। लेकिन टूनी चिड़िया, तेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तूने नहीं सोचा? हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो लगी हूँ। जल्द ही जैसे कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो मैं इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी चिड़िया का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल भी अच्छी होगी। और अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत भी छुड़ा लेंगे।
हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर पर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से भी देखता है। बेटा, तेरी यह बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। और कुछ दिनों के बाद खेतों में फसल लहरा उठी। माँ, इस बार अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मैं भगवान से इस बार प्रार्थना करती हूँ कि खेत से फसल ठीक ठाक तक घर पहुँच जाए। माँ, तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में एक फसल तो पक गया, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पर पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, इसीलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। तो टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए तो डर रही थी, लेकिन भगवान ने इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम कड़कनाथ सेठ को कर्जा कैसे देंगे? उसे ब्याज पे पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब तक बारिश थमती है तब तक टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ ने टूनी चिड़िया के घर आता है और टूनी चिड़िया को फसल बर्बाद होता देखकर कहता है, टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई। मुझे मेरे ब्याज का पैसा चाहिए। उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज ही लेकर जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ब्याज कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कराऊंगी। और आपने सोच भी कैसे लिया? अपनी उम्र का लिहाज तो कर लेते। तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे अभी दे। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत भी तुझको दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं है। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर बेटी ने सफेद पत्थर निकाला तो मैं तेरे खेत छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले इस झोली में से तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझकर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है और टुनटुनी चिड़िया देखती है कि कड़कनाथ सेठ ने दोनों ही काले पत्थर झोली में डाले हैं। कड़कनाथ सेठ जी, लाइए मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोले में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए इस झोले में कौन सा पत्थर है। साहूकार, झोले में से तो काला ही पत्थर निकला है। वह शर्त हार चुका था और वह टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से अपनी शर्त जीत जाती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं।